नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में बौद्ध कथा के दौरान बवाल हो गया, जिसमें दो गुट आपस में भिड़ गए और कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात पथराव और लाठियों में आ गई। दोनों लोग का प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुडिया पुलिस चौकी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हरिहरपुर में बौद्ध कथा के दौरान हुए बवाल में जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मितौली पुलिस बल घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां पर घायल लोगों को मितौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला मुख्यालय के लिए रेफर किया गया है। कई घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना में कुल 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाना मितौली में ये हरिहरपुर जो गांव है, यहाँ 3 दिन से कथा हो रही थी, बौद्ध कथा हो रही थी। और आज जो कथावाचक है उनके द्वारा माइक में कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो आपत्तिजनक थे, विशेषकर हिंदू धर्म को लेकर, देवी देवता को लेकर। पास में ही कुछ लड़के हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और इनकी कहासुनी थोड़ी बढ़ गई, जिसमें आपस में झगड़ा हुआ है। झगड़े में निश्चित तौर पे जो हमारे जो कथा में सम्मिलित लोग थे उसमें से कुछ व्यक्ति को चोट आई है, खासकर उसके ऑर्गेनाइजर को भी चोट आई ज्यादा। उनका इलाज चल रहा है। इनके द्वारा शिकायत दी गई, जिसके आधार पर हम एफआईआर पंजीकृत कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। जहां पीड़ित विनोद सिंह ने राजकुमार पर आरोप लगाया है कि उसने अचानक बहला फुसलाकर अपने भाई का स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब किसान ने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने किसान को 3 चेक दे दिए, लेकिन तीनों चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो गए। जब किसान ने उससे पैसे वापस करने के लिए बोला तो आरोपी ने किसान को जान से मारने की धमकी दे दी और फर्जी तरीके से हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी। मामले में पीड़ित किसान ने मलिहाबाद एसीपी से न्याय की गुहार लगाई है। लखनऊ के मलिहाबाद के गांव कसमंडी में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर ये फरमान जारी कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को फंसाया न जाए और उसके साथ साथ जो है उसके साथ जो है निर्ममता से व्यवहार किया जाए और जो मामला है उसे उजागर किया जाए। जहाँ पर बात करें जो है एक पीड़ित किसान, एक पीड़ित व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपने मित्र जो उनके साथ काम करता था उसको 1.5 लाख रुपए उसके भाई का बीमारी पर उसने दे दिया और अब जब मांगने जाते हैं तो उसको जो है धमकियां देते हैं और उसके साथ उन्होंने जो 3 चेकें दी थी जो बाउंस हो गई। बाउंस होने के बाद जब कहा पैसे के लिए तो उसने हर्षण ने और कई प्रकार की धमकियां देता। ये बात करते हैं कि किससे क्या नाम है आपका? कहाँ पे रहने वाले हो? कसमंडी ग्राम। क्या मामला हुआ आपके साथ? जी रामनगर मलिहाबाद के पास में वो राजकुमार रहते हैं। वो हमारे साथ में श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे थे और उनके भाई की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हमने उनको 1.5 लाख रुपये उधार दिए। अगर रुपये हमने मांगा तो उन्होंने 3 चेकें हमको दी। 3 चेकें जब हमने बैंक में लगाई तो बाउंस हो गई। जब हमने बोला तो कहने लगे कि हम जो है ज्यादा करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे और जब रुपये मांगने जाते हैं तो मुझे धमकियां बार-बार। कहाँ बात शिकायत दी आपने? हमने एसपी मलिहाबाद में शिकायत की, थाने में शिकायत की और चौकी में भी शिकायत की, मगर कुछ हो नहीं रहा। बता रहे हैं कि पीड़ित ने बताया कि जो है जब मैं पैसे मांगने की कहता हूँ तो उन्होंने 3 चेकें थी जो बाउंस हो गई और मैं मलिहाबाद एसीपी को जो है
तहरीर दी है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देख रहे हैं आरएन टीवी लखनऊ, रामकिशोर। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के एक 5 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की नानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि सदर नाबालिग को एक पड़ोसी बहला फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला, जिसके बाद बच्ची घर पहुंचकर और अपनी नानी को पूरी मामले की जानकारी दी। इस मामले को लेकर पीड़ित की नानी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के अंतर्गत एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक बाल अपचारी जिसकी उम्र लगभग अभी 14 वर्ष है, उसके द्वारा दुष्कर्म किया गया, ऐसा आरोप लगाया है और तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना हुआ, लड़की मार बताई थी। क्या बताई? कहती कि हमको ले लाई खेत में ले गया पकड़ के नानी और हमारे से ऐसे काम की सी गंदी हमें लाइक टाफी दी सी और बिस्कुट दी सी खाए हैं। तब लेके पकड़ के हम कहीं दिखावे लागी। हमें कहती चलो नानी बताई, जगह बताई, तब वहाँ कहीं खेते में से आए हैं लौट के। तब मैंने उनके माँ बाप से कहे, माँ बाप नहीं रहे, अम्मा से कहे हम, तो अम्मा कहा थी कि झूठ है। तब लड़किया से पूछी नहीं 2-4 लोग, तब सब कहा लागे कि हाँ सही हुआ। कितने साल की बच्ची है? 5 साल का। खबर सोनभद्र से है, जहां थाना शाहगंज क्षेत्र के कब्रिस्तान में एक नाबालिग बच्चे का शव मिलने का मामला सामने आया है। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्रिस्तान में शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कब्रिस्तान में डेड बॉडी मिली थी एक लड़के की। उसके ऊपर का सिर मिला था और नीचे उसका कंकाल मिला था। उसकी जो पहचान की गई तो विजय नाम का लड़का था, 12-13 साल का, जो रहने वाला था। पहचान होने के बाद माता की तहरीर पर मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत थाना शाहगंज पर पंजीकृत किया गया। उसमें पुलिस ने जांच की और जांच में ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है, मृतक अपनी रिश्तेदारी में सोनम नाम की महिला के यहाँ पर गया था, जो शाहगंज की रहने वाली है। सोनम जब घर से बाहर किसी काम से मंदिर पे अपने घर से बाहर गई तो सोनम का छोटा भाई धनेश और उसके मित्र ने मिलकर इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और डेड बॉडी को कब्रिस्तान में फेंक दिया था। जो रंजिश है, रंजिश का कारण ये पता चला है कि धनेश गांजा इत्यादि पीने का आदी है और वो अपनी बहन के यहाँ पर ही रहता था अक्सर। लेकिन बहन का जो इस मृतक के साथ में जो उसको अच्छा संबंध था, जो मृतक को उसकी बहन अच्छा मानती थी और उस पर ज्यादा विश्वास करती थी अपने भाई की तुलना में, ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी और इसी को लेकर उसने अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर इस लड़की की हत्या कर दी थी। में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, जिसमें विदेश ही नहीं बल्कि देश के बड़े इन्वेस्टर ने यूपी में बड़े स्तर पर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राज्य सरकार से MOU साइन किया है। देश विदेश के बड़े बड़े इन्वेस्टर की नजर इन दिनों यूपी पर है। पीएम मोदी के GIC के शुभारंभ के बाद कई बड़े इन्वेस्टर राज्य सरकार के साथ MOU साइन कर चुके हैं। जहां ये प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी सौगात है, वहीं यूपी में बड़े स्तर पर बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। इन इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के बाद यूपी में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यूपी को एक नई रफ्तार भी मिलेगी।
समिट का आज उत्तर प्रदेश में दूसरा दिन है, जहां विदेश से कई कंपनियां आई, कई इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने यूपी में एमओयू साइन किया सरकार के साथ कि वो इन्वेस्ट करेंगे। वहीं देश की भी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। उसी में से एक कंपनी है पैसिफिक, जिसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है दिलीप कौल जी। हम उनसे बात करते हैं कि कितने का एमओयू उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साइन किया है और किन किन बातों को लेकर के अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, किन प्रोजेक्ट पर ज्यादा उनका फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका फोकस रहेगा या आईटी में उनका फोकस रहेगा, किस बात पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोजगार के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करती है। ये विपक्ष भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार बेरोजगारी के ऊपर घेर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सिटी के प्रेसिडेंट दिलीप कौल जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका एमओयू साइन हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, कितने का एमओयू अब तक साइन हुआ है और किन किन बातों पर आपका एमओयू साइन हुआ है? जी, हमारा जो साइन हुआ है वो पहला नोएडा में हम एक डाटा सेंटर बना रहे हैं, जिसमें हम 2650 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। वो नॉन आईटी सेक्टर में हो रहा है और 5000 करोड़ का जो है वो आईटी सेक्टर में निवेश हो रहा है। प्रोजेक्ट की आज की एमओयू जो हमारा साइन हुआ था वो करीब 9 महीने पहले साइन हुआ था और हमारा अभी वो कंस्ट्रक्शन अभी वहां पर चालू हो गया है। अभी हम 8वें मंजिल तक कंस्ट्रक्शन में भी पहुंचे हुए हैं और नोएडा अथॉरिटी ने हमारे को काफी सारा सहयोग किया है कि दैट हम ये प्रोजेक्ट टाइमलाइन से थोड़ा सा पहले ही कंप्लीट करें। और हमारा बेसिक जो मकसद था कि जो पर्पस था या जो मोटिवेशन था नोएडा में आने का, ये था कि दैट जब हमने साइन किया था हमें इतनी आशा या उम्मीद नहीं थी कि दैट राज्य सरकार से हमारे को इतना सपोर्ट हेल्प मिलेगा, टाइमली सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे, टाइमली सारे हमारे को जो रिक्वायरमेंट्स है या जो हमारे लाइसेंसेस के जो एग्रीमेंट्स है वो जब टाइम से आ जाएंगे। बट हमें ये कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि चाहे वो नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे लखनऊ में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है या पावर का है, उन्होंने हमारे को इतना ज्यादा सपोर्ट किया है कि हम आज की डेट में, हमने जब पहले डिसाइड किया था कि हम नोएडा में खाली एक नोएडा 2 डाटा सेंटर बनाएंगे, नाउ मैनेजमेंट ने डिसाइड ये भी किया है कि दैट येडा में यमुना एक्सप्रेस हाईवे में हम एक और डाटा सेंटर लेके आ रहे हैं, जिसमें कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो अगेन 2700 करोड़ रुपए का नॉन आईटी का होगा और उसका करीबन 9000 करोड़ का आईटी का होगा। ये करीब 30 एकड़ पे हम बना रहे हैं ये डाटा सेंटर। तो ये अभी हमारे तक 2 एमओयू हमने साइन किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आज तक। सर, एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती थी तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स पीछे हट जाते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बताया जाता था कि मतलब जैसा पहले कहा जाता था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है या यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन इस बार योगी सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स पे ये बात भी साफ कही है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है। तो आप इस बात पे क्या कहेंगे, कितना आपको भरोसा लगा सरकार पे? अगर भरोसा नहीं होता तो हम इतनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मतलब इतना हमें कॉन्फिडेंस है, इतना हमें भरोसा है और हम इतने सालों से, हमारा एक छोटा सा डाटा सेंटर 2012 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हमारे को सपोर्ट 2017 से मिला है, जो हमें ये फीलिंग हुई है, जो सिक्योरिटी की फीलिंग हुई है, जो यहाँ पर जो शासक हैं उन्होंने हमें दे हैव कम फॉरवर्ड टू गिव अस एन हेल्पिंग हैंड, उस वजह से ही हमारा ये रहा कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ है पिछले 5 या 6 सालों में कि सुरक्षा की हमें कोई प्रॉब्लम आई है। हमें आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर में नहीं आई, ना हमने सुना है, ना हमारे को कोई मतलब देखने में आया है। सो वी आर फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट और वी आर फीलिंग वेरी हेल्दी सेटिंग अप ओवर नोएडा डाटा सेंटर से नोएडा। सर, एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको क्लियरेंस को लेकर के कई बार अटकना पड़ता है, क्लियरेंस उनको नहीं मिल पाती है। तो सरकार की ओर से क्या ट्रांसपेरेंसी रखी गई है ताकि विभागों से क्लियरेंस जल्दी मिल जाए? मैं इस पे आपको एक बड़ा छोटा सा 2 छोटे मिसाल दे दूंगा। हमारा को नोएडा में डाटा सेंटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी नींव डालनी थी, तो हमारे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए थी स्टेट से। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है ये कहने के लिए कि दैट
जो प्रशासन था उसको इतने देवर फोर्थ कमिंग कि हमारे को उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी और हम अपने मुहूर्त के दिन पे ही इस कंस्ट्रक्शन का नींव डाल पाए। अब आप ये देखिए कि दैट हमने अभी प्रावधान किया है कि वह हमने फ्यूचर फोरकास्ट किया है कि हम येड़ा में एक डाटा सेंटर बना रहे हैं और अगेन मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि दैट पावर ट्रांसमिशन वाले हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लान है वो किस हिसाब से है, ताकि वो भी अपना पावर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से येड़ा में लेके आए हमारे लिए। जबकि हमारे को अभी वी हैव जस्ट सेंड अ प्रपोजल, एक MOU साइन किया है। अभी ऐसा मतलब अभी लैंड एलोकेशन उन्होंने करनी है, उसके बाद आप देखिए वो कितना फ्यूचरिस्टिक तरीके से हमारे साथ में चल रहे हैं, which has given us a lot of encouragement that we should come and invest in UP, especially in Noida. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सिफी के प्रेसिडेंट थे दिलीप कौल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टमेंट के वक्त जो बातें सरकार करती है, जो दावे सरकार करती है वो तो पर्याप्त हैं ही, साथ ही जो क्लियरेंस के मामले अटकते विभागों से उसमें भी सरकार ने काफी ट्रांसपेरेंसी इस बार बरती है। सहयोगी के साथ अक्षत जोशी, RNTV, लखनऊ। वहीं कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगी शौकत अली के जजमाऊ हिलाल कंपाउंड स्थित 27 फ्लोर को पुलिस ने शुक्रवार को जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत 25 करोड़ आंकी जा रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को ग्वालटोली थाना क्षेत्र में विधायक के करीबी शौकत अली की 3 करोड़ की एक और बिल्डिंग को भी सील कर दिया है। फिलखाना थाना क्षेत्र के एसपी रंजीत कुमार ने बताया कि शौकत अली के लड़के की बिल्डिंग को सील किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के बाद बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है। वहीं कर्नलगंज थाना क्षेत्र के एसपी अकमल खान ने बताया कि बिल्डिंग में केवल 2 लोग थे, जिनको बाहर निकालकर पूरी बिल्डिंग को सील किया गया है। अशरफ अली की संपत्ति है, जो शौकत अली जो इरफान सोलंकी गैंग का एक मेंबर है, उसकी ये प्रॉपर्टी है। इसमें 5 फ्लैट्स बने हुए हैं, तो इस 5 फ्लैट्स को सील किया जा रहा है, इंक्लूडिंग मेन गेट। तो ये कल परसों में 1-2 परिवार आकर यहाँ अवैध रूप से रहने लगे हैं, जिनके पास कोई रजिस्ट्री के कागजात अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। उनसे मांगा जा रहा है, जैसी होगी आगे कार्रवाई। ऐसी कोई भी हमारे सामने ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश नहीं है। ये पूरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग मेन गेट सील की है। गांव थाना क्षेत्र की शारदा नहर में सफेद बालू की ढुलाई हो रही है, जो कि ओवरलोडिंग करने वालों को मौत की दावत दे रही है। आपको बता दें कि जब ट्रक महादेव अटारा के संपर्क मार्ग से निकलते हैं तो हमेशा उनके ट्रक पिछले 2 पहियों पर चलते हुए नजर आते हैं, जो कि किसी भी समय कोई भी हादसा को दावत देने का काम करते हैं। मामले पर खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन न जाने क्यों खनन में लगे ठेकेदारों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं और इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं खबर बरेली से है, जहां खनन और घोकशी रोकने में नाकाम शिबीगंज और बिथरी चैनपुर थाने के इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गई। एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया था। शिबीगंज थाने के इंस्पेक्टर सतीश और बिथरी चैनपुर थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।
आज थाना भित्री चैनपुर और चौकी क्षेत्र रिठौरा में गोवंश के अवशेष मिले हैं। इसमें दोनों में मुकदमा लिखा गया है। वरिष्ठ उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का भ्रमण किया गया है। इसके अतिरिक्त एसएचओ भित्री एवं चौकी इंचार्ज रिठौरा की लापरवाही पाए जाने पर इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। उधर सोनभद्र पुलिस ने एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 10 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2.25 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। साथ ही हेरोइन तस्करों के पास से एक कार, एक बुलेट और 9 मोबाइल समेत कैश मिला है। वहीं एक तस्कर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सभी प्रभारी सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच और हमारे थाना अध्यक्ष रॉबर्ट सिंह ने क्षेत्राधिकारी रॉबर्ट सिंह राहुल पांडे की अगुवाई में एक बड़ी बरामदगी की है। इसमें 2 किलो 180 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। और इस गैंग के पास से एक 4 व्हीलर कार बरामद हुई है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चले फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।